हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे सर आप बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसमें आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 1 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, इस पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा उसका फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, ये पूरा चैप्टर आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं, लघु उत्तरीय में भी आते हैं और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं। यानी कि सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, ठीक है। इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इतना आपको तैयार करके जाना है। और ये एक आप मैराथन क्लास भी समझ सकते हो, क्योंकि पूरा चैप्टर मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो बस इस चैप्टर से इतना पढ़ लो जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं इस सीरीज को चैप्टर वाइज लास्ट चैप्टर तक पहुंचा सकूं, ठीक है। मतलब आज फर्स्ट चैप्टर है, अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो आगे मैं आपको ऐसे ऐसे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे 12th बायोलॉजी में। आपको पता है कि यहाँ पे पुष्प और उसमें जो जनन होता है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उनमें कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन या फिर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो देखिए हमारे इसी में एक होता है परागकोश, ठीक है। हमारे पुष्प में ही जो पुंकेसर होता है उसी में परागकोश पाया जाता है, और उसी परागकोश के अंदर टैपिटम पाया जाता है। जैसे हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है, बहुत बड़ा है, उसी में एक छोटी सी पृथ्वी है, उसी पृथ्वी में हम लोग भी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए टैपिटम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, टैपिटम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य होता है। तो देखिए भैया टैपिटम जो होता है वो परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। टैपिटम जो है ये परागकोश की सबसे इंटरनल परत होती है, ठीक है, सबसे आंतरिक परत। इसका काम क्या है, जैसे देखिए हम लोगों में जो रिप्रोडक्शन होता है मनुष्यों में, उसमें जो मेल गैमीट होता है वो शुक्राणु होता है, ठीक है। क्या होता है, शुक्राणु, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पौधे में जो मेल गैमीट होता है वो परागकण होता है, ठीक। क्या होता है, परागकण। तो ये जो टैपिटम होता है ये विकासशील परागकणों को पोषण देती है, ठीक है। जो विकासशील परागकण है उसको पोषण प्रदान करती है, मतलब उसका सब कुछ देखभाल करना। पोषण का मतलब क्या होता है, सारा देखभाल करना, कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे क्या रहेगा, ठीक है। टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। एक छोटा सा चित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये आपका एक परिपक्व परागकोश है, एक परागकोश का अनुप्रस्थ काट है। इसमें देखिए बाह्य त्वचा है, मध्य परत है, और सबसे अंदर देखिए यहाँ पे टैपिटम जो है वो अंदर है, ठीक है। सबसे अंदर वाली परत टैपिटम है। तो टैपिटम जो है ये परागकोश की संरचना, इसकी जो है सबसे आंतरिक परत टैपिटम होती है, और ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। जो इसमें परागकण होते हैं हमारे परागकोश में, उसको ये पोषण प्रदान करती है। और टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं देखिए सघन जीवद्रव्य से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त भी होती हैं। टैपिटम जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये अति लघु उत्तरीय से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे भैया वो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि परागण क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, ठीक है। परागण होता क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज पॉलिनेशन, तो देखिए जैसे नर युग्मक बना और मादा युग्मक बना, ठीक है, तो दोनों के मिलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है।
जैसे मनुष्यों में क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, सेक्स, उसके द्वारा जो है आपस में गैमेट मिलते हैं। लेकिन ऐसा पुष्पों में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक पुष्प है, उसमें नर युग्मक है, ठीक है, दूसरे वाले में उसको लेकर जाना है, तो भैया उसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको हम परागण बोलते हैं, अगर अपनी भाषा में बोले तो। देखिए क्या होता है परागण, व्हाट इज पॉलिनेशन। देखो, पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। मतलब देखिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पराग कण होते हैं उसके पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग परागण कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पराग कण जो होते हैं, जो पुष्पों में होते हैं, उसका पराग कोश से, मतलब पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है, तो इससे वर्तिकाग्र तक, हमारे पुष्प में ही वर्तिकाग्र भी पाया जाता है, तो उसी वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की क्रिया होती है उसी को परागण कहते हैं। जब वर्तिकाग्र तक पराग कण पहुंचेगा तभी वो पराग कण क्या होगा, वर्तिकाग्र से पराग नली से होते हुए वो किस में पहुंच जाएगा, वो जाकर भ्रूणपोष में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यही आपको एक लाइन याद रखना है कि पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की क्रिया होती है उसको हम परागण कहते हैं। ये कई प्रकार से पहुंच सकते हैं, जैसे मनुष्यों की तरह तो है नहीं, यहां पे जो पराग कण है वो वायु द्वारा भी जा सकते हैं, कीटों के द्वारा भी जा सकते हैं और जल द्वारा भी पहुंच सकते हैं बहते बहते भाई, ठीक है। आगे देखिए, अर्थात किसी पुष्प के पुंकेसर यानी कि नर भाग, देखिए आपके पुष्प में जो है पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। पुंकेसर जो होता है वो नर भाग होता है और जो स्त्री केसर होता है वो मादा भाग होता है। अगर आपने पुष्प की संरचना को पढ़ा होगा तो शायद आपको डीपली पता होगा, ठीक है। तो आप दूसरी भाषा में परागण की परिभाषा लिख सकते हैं, पुष्प के पुंकेसर यानी कि नर भाग से उसी पुष्प या उसी जात के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों को पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। यानी कि पुष्प में जो पुंकेसर होता है नर भाग, इस पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जात के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र, कोई दूसरा पुष्प है उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं, ठीक है। जब पुंकेसर, जब आपका परागकण पहुंचेगा कहां पर, वर्तिकाग्र पर, तो वर्तिकाग्र से पराग नली से होते हुए भ्रूणकोश में जाएगा और वहां पे निषेचन होगा, ठीक है। अब देखिए यह जो प्रक्रिया है परागण जो है ये दो प्रकार से होती है। फर्स्ट है स्वपरागण और दूसरा है भैया पर परागण। स्वपरागण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको एलोगैमी बोलते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलोगैमी, यानी कि स्वपरागण और पर परागण। अब स्वपरागण आपको नाम से स्पष्ट होगा, स्वपरागण का मतलब क्या होगा, मतलब जब परागकण जो है, जब परागकण उसी पुष्प के किसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, यानी कि उसी पुष्प के किसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो स्वपरागण होगा। यानी कि स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो ये स्वपरागण होगा। मतलब अपने में ही रह जाए, या तो उसी पुष्प में या तो उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक पहुंचे अगर परागकण तो वो स्वपरागण होगा। और पर परागण क्या होगा, जब परागकण समान जाति के दूसरे पादप, दूसरे पौधों या दूसरी जात के पौधों के मध्य होता है तो इस प्रकार का परागण पर परागण कहलाता है। मतलब अगर अपने ही पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा हमारा परागकण तो वो स्वपरागण होगा, या उसी पुष्प के, ठीक है। और अगर किसी दूसरे पौधे के या किसी दूसरे जात के पौधे तक परागकण उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो ये पर परागण होगा। तो स्वपरागण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण में किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। देखिए ये आपका होगा स्वपरागण का चित्र। देखो ये आपका पौधा है, इसमें ये पुष्प लगा हुआ है। अब देखिए ये परागण स्वपरागण क्यों है, क्योंकि ये इसी पुष्प के, देखिए ये कीट है, ये इसी पुष्प का जो परागकण है उस पर कीटों के द्वारा भी परागण होता है। कीट क्या करते हैं, परागकण को उनके पैर पर वो चिपक जाता है, फिर वो जाकर वर्तिकाग्र पर बैठ जाते हैं, ठीक है। फिर परागकण जो है वर्तिकाग्र पर मिल जाते हैं और उसके द्वारा बाद में निषेचन हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे देखिए ये पुष्प है, इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है तो ये स्वपरागण होगा। या फिर ये आपका पुष्प है,
इसी पुष्प का जो परागकण है ये इसी पौधे के दूसरे पुष्प तक पहुंच रहा है, तो ये स्वपरागण होगा। मतलब या तो उसी पुष्प तक पहुंचे या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक परागकण पहुंचे, तो ये स्वपरागण कहलाएगा। समझ में आ गया? तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण कहते हैं। पर परागण क्या होता है, बस इतना सा लिखना है, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए उतना लिखिए, बहुत विस्तार से लिखना आपको नहीं है। अगर विस्तृत उत्तरीय में आता है बहुत विस्तार से लिखिए, लघु उत्तरीय में आता है अपने अकॉर्डिंग लिखना होगा। ठीक है, देखिए पर परागण जिसको एलोगैमी बोलते हैं, ये क्या होता है, जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जाति के पादपों के मध्य हो, तो इस प्रकार का परागण पर परागण या परिनिषेचन कहलाता है। मतलब जब परागण क्या होगा, जो आपका परागकण है वो किसी पुष्प पर मान लीजिए कीट बैठा, ठीक है, वो वहां से परागकण को उसने लिया, उसके बाद में वो किसी दूसरे पौधे पर जाए या किसी दूसरे जात के पौधे के जाकर स्त्री केसर पर यानी कि उस पर वर्तिकाग्र पर बैठ जाए, तो ये पर परागण होगा। मतलब उस पौधे के या उस पुष्प में नहीं होगा। ठीक है, तो जब परागण समान जात के दूसरे पादपों के मध्य या दूसरी जात के पादपों के मध्य, पादप का मतलब पौधे के मध्य होता है, तो इस प्रकार का परागण पर परागण कहलाता है या पर निषेचन भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इस परागण में दोनों पुष्प अलग अलग पादपों पर लगे रहते हैं, मतलब इसमें जो पौधे पुष्प होंगे वो अलग अलग पौधे पर होंगे, एक पौधे पर नहीं होगा। अगर एक पौधे पर होगा तो वो स्वपरागण होगा। ठीक है, ये पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी भी हो सकते हैं, ये एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे चित्र समझिए, देखिए यहाँ पे ये एक पौधा है, ये एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है। ये कीट जो है यहां से मान लीजिए परागकण को इसने लिया, लेता नहीं है ये परागकण, मतलब बैठ जाता है उसी पुष्प पर, और वहां से देखिए आप गुड़हल के पौधे को लेंगे तो उसमें पीले कलर का या लाल कलर का छोटा छोटा होता है। ठीक है, वही परागकण होता है। तो ये मान लीजिए इस पौधे के इस पर बैठा, परागकण इसके पैर में चिपक गए, फिर ये गया दूसरे पौधे के एक पुष्प पर बैठ गया, तो भैया यहाँ पे वो वर्तिकाग्र से होते हुए परागकण को इस पुष्प पर छोड़ेगा और वो वर्तिकाग्र से होते हुए भैया निषेचन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पर जा रहा है, ठीक है, परागकण, तो ये पर परागण होगा। मतलब मेरे कहने का अगर साफ साफ देखा जाए तो अगर एक ही पौधे पर पुष्प के बीच परागण होगा तो वो भैया स्वपरागण होगा। अगर एक पौधा है उसी के फूलों के बीच हो रहा है तो ये स्वपरागण होगा। अगर दोनों पौधे अलग अलग हैं, उनमें उनके फूलों के बीच पुष्प के बीच परागण हो रहा है तो ये पर परागण होगा। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ये साइंस है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है। अब हम लोग आते हैं द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए। द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो अब क्या हुआ कि हमने परागण की प्रक्रिया पढ़ी कि उसमें जो परागकण होते हैं वो पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन पहुंचने से कुछ नहीं होगा। अब वो जो परागकण है वो नर युग्मक है, वो जाकर मादा युग्मक से बनेगा, तब मिलेगा, तभी तो संलयन होगा, तभी तो निषेचन होगा। जैसे मनुष्यों में शुक्राणु और मादाओं में, मतलब मनुष्यों में, आदमियों में जो पुरुष होते हैं उनमें शुक्राणु और जो मादा होती हैं फीमेल्स होती हैं उनमें अंडाणु, जब दोनों मिलते हैं तभी भैया शिशु यानी भी बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो वैसे इसमें भी होगा, क्योंकि पहुंचाने का कार्य तो मान लीजिए हो गया परागण के द्वारा। ठीक है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जो नर युग्मक है, जो परागकण है, वो पहुंच गया। लेकिन अब निषेचन कैसे होगा? देखिए इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे, वो अभी मैं समझाऊंगा। देखिए जो कीट है आपका, वो लाकर मान लीजिए ये आपका पुष्प का जो वर्तिकाग्र है, इस पर लाकर, ये देखिए ब्लैक कलर से छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये आपका परागकण है। ठीक है, इस पर मान लीजिए छोड़ दिया उसने। ठीक है, और यहां से एक पराग नलिका आती है, देखिए दो पुष्प, दो यहां पे भी रहेंगे। ठीक है, एक परागकण में दो नर युग्मक होते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। तो देखिए पराग नलिका में उपस्थित अब जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक आ चुका है। अब वर्तिकाग्र से एक नली जाएगी जिसको हम पराग नलिका बोलते हैं। इस नली की सहायता से आपका परागकण आएगा और देखिए आकर क्या होगा, ये जो भ्रूण कोश है, ठीक है, इसमें जाकर ये
जो इसमें है सहायक कोशिका है, अंड कोशिका है, ठीक है। अभी देखना पढ़ने के बाद पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। मतलब देखिए ये आपका वर्तिकाग्र है, ठीक है, इस पर आया, ये आपका परागकण है, ठीक है। इसमें एक नलिका होती है जिसको हम पराग नलिका बोलते हैं, जिसके द्वारा परागकण जो है आगे ऐसे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मिलते हैं। अभी देखना यहाँ पे पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूणपोष में पहुंचने के बाद इनमें एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। यह क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन कहलाती है। देखिए इस चित्र को ध्यान से समझिएगा। यहां से परागकण इस पराग नलिका की सहायता से देखिए आ रहे हैं, दो हैं, ठीक है, दो ऐसे आए, यहां पे देखिए दोनों पहुंच गए, ठीक है। यहां पे क्या होता है, इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। इस फिगर यानी कि ये भ्रूणपोष है आपका, यहाँ पे लिखा है भ्रूणकोश, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, दो यहाँ पे सहायक कोशिका होती है, दो सहायक कोशिका होती है, एक अंड कोशिका होती है यहाँ पे, ठीक है, और बीच में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं दो, ठीक है, और प्रतिमुखी कोशिकाएं भी होती हैं इसी भ्रूणपोष में, ठीक है। तो होगा क्या, देखो जब ये नर युग्मक दोनों आया तो एक तो मिल जाएगा हमारा अंड कोशिका से, देखिए यहाँ पे अंड कोशिका है, इससे मिल जाएगा, और एक जाकर ध्रुवीय केंद्रक से मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि एक नर युग्मक हमारा जाकर मिलता है अंड कोशिका से और दूसरा नर युग्मक जाकर मिलता है ध्रुवीय केंद्रक से जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे दो बार निषेचन होता है, इसीलिए इसको द्विनिषेचन बोलते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे, देखिए, और भ्रूणपोष में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। यानी कि दो नर युग्मक आए, एक यहाँ पे अंड कोशिका से मिल जाएगा, यहाँ पे अंड कोशिका है, ठीक है, इससे मिल गया, तो इसको हम लोग इसी को वास्तविक युग्मक संलयन कहते हैं। और इस प्रकार की क्रिया को निषेचन, इसी को हम निषेचन कहते हैं। लेकिन दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। देखिए जो दूसरा नर युग्मक होगा वो यहाँ पे देखिए ये ध्रुवीय केंद्रक है, इससे जाकर ये निषेचन कर लेगा, ठीक है, इससे संलयित हो जाएगा, दो ध्रुवीय केंद्रक द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। यह क्रिया तिर संयोजन कहलाती है। इस समय भ्रूणकोश के अंदर निषेचित अंड कोशिका तथा तिर संयोजित केंद्रक के अतिरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। यहां एक ही भ्रूणकोश में दो संलयन होते हैं, अतः यह क्रिया द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाएगी, क्योंकि एक ही भ्रूणकोश में दो निषेचन हो रहा है। एक तो आपका नर युग्मक जाकर मिला अंड कोशिका से, ठीक है, अंड कोशिका क्या है, जैसे मनुष्यों में फीमेल्स में अंडाणु होता है वैसे इसमें अंड कोशिका होता है, ठीक है। तो जो हमारा परागकण है, क्योंकि वो नर युग्मक है, वो जाकर अंड कोशिका से पहले मिलेगा क्योंकि वो मादा युग्मक है, ठीक है, उससे मिला, उसके बाद में एक और नर युग्मक जाकर ध्रुवीय केंद्रक से मिल जाएगा, ठीक है। तो दो बार निषेचन हुआ तो ये द्विनिषेचन होगा। इसकी खोज नवासिन ने की थी, ठीक है। तो यहां पे समझ में आ गया, इसमें कुछ है नहीं, मतलब आपका परागकण यहां से आया, दो परागकण यहां से आएंगे, ठीक है, दो नर युग्मक केंद्रक ये आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, आपके भ्रूण कोश में प्रवेश करेंगे, जो पुष्प का है, ठीक है, भ्रूण कोश में इसने प्रवेश किया। तो भ्रूण कोश में क्या होती है, सहायक कोशिकाएं होती हैं दो, एक अंड कोशिका होती है, दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नर युग्मक आपका जाकर अंड कोशिका से मिल गया और एक नर युग्मक जाकर ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार निषेचन होगा, तो इसी को द्विनिषेचन कहेंगे। एक बार फिर से पढ़ेंगे। पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक, देखिए एक नर युग्मक जो वास्तविक मादा युग्मक है यानी कि अंड कोशिका, ठीक है, अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। ये क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन कहलाती है और इस प्रकार की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मतलब जब हमारा परागकण अंड कोशिका से मिलेगा तो ये वास्तविक संलयन होगा यानी कि निषेचन, ठीक है। और दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक द्वारा बने, देखिए यहाँ पे दो ध्रुवीय केंद्रक है, ठीक है, इससे जाकर निषेचित हो जाएगा। देखिए केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित कर देता है। यह क्रिया तिर संयोजन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे दो ध्रुवीय केंद्रक थे, एक आपका गया परागकण इससे निषेचित हो गया, ठीक है, तो ये तिर संयोजन कहलाएगी। इस समय भ्रूणकोश के अंदर निषेचित अंड कोशिका यानी कि निषेचित जो अंड कोशिका है, क्योंकि हमारा एक परागकण अंड कोशिका से निषेचित हुआ, तो जो अंड कोशिका है तथा तिर संयोजित केंद्रक, देखिए यहाँ पे दो ध्रुवीय केंद्रक थे, एक हमारा परागकण गया संयोजित हो गया, तो ये तिर
ध्रुवीय संयोजक केंद्रक कहलाएगा। ठीक है, तो तिर संयोजित केंद्रक कहलाएगा। इसके अतिरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। मतलब हमारा जो तिर संयोजी केंद्रक है और सभी केंद्रक हैं वो लुप्त हो जाएंगे। यहाँ एक ही भ्रूण पोष में 2 संलयन होते हैं, अतः ये क्रिया दोहरा निषेचन कहलाती है और इसकी खोज नमाशन ने की थी। ठीक है, तो ये काफी इजी है मेरे अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, अनिषेक फलन। इसको हम लोग बोलते हैं पार्थियोनोकैरिपी। ठीक है, ये क्या होता है? अनिषेक फलन, नाम से ये स्पष्ट है, अनिषेक फलन। ठीक है, यानी कि बिना निषेचन के फल का निर्माण। अगर इसका हम शॉर्ट समझे, अनिषेक फलन का मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण। तो देखिए, ये शब्द नॉवल ने दिया, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, मतलब देखिए, अंडाशय से बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण हो जाए तो ये क्रिया अनिषेक फलन कहलाएगी। नाम से स्पष्ट है, अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण। थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना है, तो तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहेंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायो का टॉपिक, यानी कि 2014, 17, 18, 19, 22, 23 सब में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम अनिषेचन कहते हैं। तो ये आपका होगा अनिषेक फलन, मतलब बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को ही अनिषेक फलन कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। देखो, जैसे अंगूर, केले तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है, मतलब अंगूर, केला और अनानास, इसमें प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। एग्जाम्पल है इसका, अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। अनार, नारियल या उन फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है, अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार है। यानी कि अनार है, नारियल है, इसको आप अनिषेक फलनी फल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा अनिषेक फलन। बस एक लाइन याद कर लीजिएगा, बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है बहुभ्रूणता, यानी कि पॉलिम्ब्रियोनी। ठीक है, ये क्या होता है? बहुभ्रूणता, नाम से ही स्पष्ट है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। मतलब एक बीजांड या एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता होता है। नाम से स्पष्ट है, बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण। ठीक है, तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लुइवेनहॉक ने सन 1991 में संतरे के बीज में की थी। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। मतलब इतना याद रखो, फालतू की चीजें नहीं, कि एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इधर। और ये छोटे मत समझिए, ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। सिर्फ टैपिटम जो मैंने बताया वो आपके लघु उत्तरीय में आता है, लेकिन हो सकता है वो भी लघु उत्तरीय में दे दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, असंग जनन क्या है? व्हाट इज एपोमैक्सिस? देखो, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंग जनन कहते हैं। यानी कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या फिर अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं होते और पौधे का निर्माण भी हो जाता है। इसी क्रिया को असंग जनन कहते हैं। बिना युग्मक संलयन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के पौधों के निर्माण को ही असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की। असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कायिक जनन, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है एक नया पौधा जन्म लेता है। जैसे गन्ना, आलू, गन्ना और आलू आपने देखा होगा, इसमें जो है बीज नहीं बनता भैया, इसमें आप किसी कलिका से या उसी पौधे के किसी कलिका या तने या पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है एक नया पौधा, ठीक है, और जन्म ले लेता है। यही है, ये असंग जनन है, यानी कि बिना युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन के पौधे का निर्माण। अनिषेक फलन,
लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण, अनिषेक बीजता, मतलब लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण, इस प्रक्रिया का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका होगा असंग जनन, मतलब कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं होते तथा इसकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण भी हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं असंग जनन, एपोमैक्सिस। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है वो हमारा यहीं पर फिनिश होगा, क्योंकि हमने इस क्लास में क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 1 के ऐसे ऐसे टॉपिक्स को पढ़े हैं ना, जो पढ़ के आपको बिल्कुल से जाना है। मतलब इन टॉपिक्स को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा, इस चैप्टर में अभी 2-3 टॉपिक्स और हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया। अगर आप लोग डिमांड करेंगे हम उसको पूरा करेंगे, बस आप लोग हमारा सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और कितने लोग चाहते हैं कि मैं सेकंड चैप्टर जल्द से जल्द लेकर आऊं, वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।